Under control. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Hey, that's not loud enough, you know. There are more than 200 people sitting out here, and my single good morning was much more louder than the good morning I have received from all of you. So let me give you one more opportunity, one more chance, but this opportunity is going to be the last opportunity in the entire history of your life. So when I say good morning to once again, I want the loudest good morning of the entire history of your life. Everybody should come to know that these 200 tigers and tigresses who have assembled over here today, they are really energetic people. So I'm going to say good morning to you once again, and I want the loudest good morning of the entire history of your life. So are you all ready? Yes. Are you all ready? Yes. Okay, good morning everybody. Good morning. Wonderful. So one thing has been proven early in the morning at about 11:30 that each one of you sitting out here has a tremendous amount of energy within you. Each one of you sitting out here has a tremendous amount of sincerity and enthusiasm and passion and drive and determination. पर वो बोलते हैं ना, ज़माने की मार, जिंदगी की ठोकर, राइट, और बच्चों की परवरिश ने शायद वो ताकत, वो जुनून को थोड़ा सा ठंडा कर दिया है. Correct? So can I speak to you in Hindi or English? What do you want me to do? Hindi or English? Hello? हिंदी और इंग्लिश, चलो ठीक है. एक तो होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश और एक होती है इंग्लिश, राइट. सो आई विल ट्राई एंड मिक्स बोथ द लैंग्वेज टुगेदर. माय नेम इज डॉक्टर संजय गौतम. मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है. मेरी कहानी कोई बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ग्लोरीफाइड नहीं है. बट बिफोर आई इवन गिव यू अ डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, राइट, आई बेसिकली कम फ्रॉम द ट्रेनिंग बैकग्राउंड and I have been trained by some of the finest institution in the world like Dale Carnegie and all. तो जब मैं डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में पढ़ता था तो हमें ये सिखाया जाता था, ध्यान से सुनेगा मेरी बात हर एक व्यक्ति, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब मैं डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो मुझे ये सिखाया गया था कि यू नो व्हाट वी वर एक्चुअली टॉट, दैट मोस्ट पीपल, listen to me very carefully, ladies and gentlemen, girls and boys, beautiful and handsome people, listen to me very carefully, that most people go to their grave by just using 5% of their potential. Most people go to their grave by just using 5% of their potential, and 95% of their potential, 95% of their real talent is taken along with them to their grave. That means आज तक आपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, आज तक आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, इट इज ओनली बाय यूजिंग 5% ऑफ योर पोटेंशियल. 95% ऑफ योर पोटेंशियल, 95% ऑफ योर टैलेंट, 95% ऑफ योर सिंसेरिटी, 95% ऑफ योर पैशन, योर ड्राइव, योर डिटर्मिनेशन, योर जुनून, योर पागलपन इज स्टिल विद इन यू एट दिस पॉइंट इन टाइम. डू यू ऑल एग्री विद मी? All right, so now let me just tell you one simple story. 19th of August 2006, 19th of August 2006, उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन नहीं चलते थे तो लोग मैसेज भेजते थे. तो एक दिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आया, एक क्वेश्चन था उसमें, हु इज़ ग्रेटर, कौन ज़्यादा महान है, एक माँ या एक ट्रेनर? कौन ज़्यादा महान है, एक माँ या एक ट्रेनर? तो मैंने कहा ऑब्वियसली, एक मेरे किसी दोस्त ने बोला था, क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा यार क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है, तो मैंने भी जवाब दे दिया, ऑब्वियसली एक माँ एक ट्रेनर से ज़्यादा महान होती है. तो उसने जवाब दिया नहीं ऐसा नहीं है, एक ट्रेनर माँ से ज़्यादा महान होता है. मैंने कहा क्या बकवास क्वेश्चन है, क्या स्टूपिड आंसर है. मैंने कहा कैसे, एक्सप्लेन करो. तो क्या शानदार जवाब आया, और अगर आपको मेरा जवाब समझ आ जाए तो मुझे बताना. तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा डेफिनेटली एक माँ एक ट्रेनर से ज़्यादा महान है. तो जवाब आया नहीं, एक ट्रेनर एक माँ से ज़्यादा महान होती है. मैंने पूछा कैसे, तो उसने बोला एक माँ एक समय में एक ही बच्चे को सुला सकती है, और एक ट्रेनर अगर चाहे तो पूरे हॉल को एक साथ. So ladies and gentlemen, girls and boys, beautiful and handsome people, I am definitely not greater than mother, और ना आप मुझे बनाने की कोशिश कीजिएगा. तो what do I mean by that? Please participate in my conversation. Are you all ready? All right, so let's start the show. Let's start the show with simple few slides of presentation that I have prepared for all of you. तो अभी तक आप जान चुके होंगे, मेरा नाम है डॉक्टर संजय गौतम. आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो ऑन a USA certified IRIS analyst and a counselor, right? I have been studying brain, mind and psychology for last 14 years. 14 साल का वनवास चल रहा है मेरा, बस खत्म ही होने वाला है,
ठीक है, तो पिछले 14 साल से आई हैव बीन स्टडीइंग ब्रेन, माइंड, साइकोलॉजी एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। और आज अपने इस 14 साल के वनवास के बाद जो 14 साल के वनवास के बाद जो कुछ भी मैंने कुछ सीखा है उसका कुछ पोर्शन मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, आई कमिट यू, आई गिव यू द गारंटी, कसम माँ कसम, सेशन एकदम बोरिंग नहीं होने दूंगा। हाँ, हेलो, आर यू ऑल विद मी? आर यू ऑल विद मी? ओके, राइट, ठीक है। तो डोंट वरी, इस सेशन बिल्कुल बोरिंग नहीं हो दूंगा। तो जैसे मैंने कमिटमेंट दिया, आई एम नॉट ग्रेटर देन मदर, तो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, अपनी जबान का पक्का आदमी हूं, मैं जबान पे टिका रहूंगा, ठीक है। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, बॉर्न एंड बॉट अप इन द सिटी ऑफ दिल्ली। उसके अलावा बात करते हैं, आज मैं यहाँ अपने बारे में बात करने के लिए आया ही नहीं हूँ। आज मैं यहाँ अपने बारे में बात करने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आया हूँ आपके बारे में बात करने के लिए। राइट, आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? हाथ खड़ा करना जरा। सभी हैं, वेरी गुड। मैं खुद भी हूँ। आई हैव अ डॉटर ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज, शी इज स्टडिंग इन 10th क्लास। मोही नाम है उसका, मोही गौतम, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ आपके बारे में। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ आपके बच्चों के बारे में। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अमर, एक पानी की बोतल रखना इधर। राइट, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इंडिया में होने वाले जो क्राइम्स हैं उनका डेटा ये मेंटेन करते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। 10,000 हर साल। सुनने में हो सकता है बहुत छोटा सा नंबर लग रहा हो, लेकिन जब आप इस नंबर को तोड़ेंगे और इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ एक डिनर ख़त्म करके उठते हैं ना, उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, हर 52 मिनट, एवरी 52 मिनट्स वन स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया, एवरी 52 मिनट्स। और ये सचमुच हम सभी के लिए बहुत ही अलार्मिंग इंफॉर्मेशन है। शायद हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही नहीं हो रहा है, बट ये रियल डेटा है, राइट। और जब इसका सबसे बड़ा कारण, ऑब्वियसली इसके कारण को ढूंढने की कोशिश की गई, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण उभर के सामने आया वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। आज की डेट में हर एक पेरेंट अपने बच्चे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखता है। बल्कि मार्केट में या समाज में एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आज की डेट में कोई बच्चा 90% से कम मार्क्स लेकर आता है तो पेरेंट्स उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं, ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि उस बेचारे ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। करेक्ट, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद करता है। और इस चक्कर में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसी का ये नतीजा है। और एक और डेटा ये कहता है, एक रिसर्च ये कहती है, एक स्टडी ये कहती है कि ये तो वो स्टूडेंट हैं जो इस तरह का सीवियर स्टेप लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा स्टेप नहीं लेते, वो डेटा ये कहता है कि 82% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अंडर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर। तो माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ दिल से, क्यों ना मैं अब आप देख रहे हो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे सिखाया कि अगर किसी पे इंप्रेशन छोड़ना हो तो इंग्लिश में बात करो, और अगर दिल से दिल जोड़ना हो तो हिंदी में बात करो, ठीक है। तो इसलिए अब मैं हिंदी में आ गया हूँ, तो दिल से दिल को जोड़ने की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स, आप सभी लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? राइट। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या भला होती है? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की उस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। हो सकता है आपको मेरी बात अभी समझ ना आ रही हो, मैं 2 सिंपल एग्जाम्पल देके आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे? राइट, मालूम है ना? जग जाहिर है ये फैक्ट। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे और लता मंगेशकर, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये महिला अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई।
ठीक है, ये महिला अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं, गोवा के पास एक गांव है जिसका नाम है मंगेश, वहां की ये महिला रहने वाली है और ये महिला अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो हमारे पास एक साइड में है सचिन तेंदुलकर और दूसरी तरफ है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास फेलियर और लता मंगेशकर पूरी तरह से अनपढ़ महिला। तो एकेडमिकली अगर आप इन लोगों को देखेंगे, पढ़ाई के एंगल से अगर आप इन लोगों को एनालाइज करेंगे अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, तो आप ये इस नतीजे पे पहुंचेंगे तो कि एकेडमिकली ये दोनों के दोनों नालायक थे। ये एकेडमिकली दोनों के दोनों नालायक थे। एक बच्चा जो 10th क्लास में फेल हो गया, आप उसको क्या बोलोगे, यार बड़ा नालायक है, 10वीं में पास नहीं तेरे से। तो एकेडमिकली ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं थे, लेकिन एकेडमिकली फेलियर लोग जब अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। करेक्ट, यस और नो? अब मुझे आप बताइए कि आप में से कौन से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्वीटी, राइट राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में ऐसे कौन से पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे? चाहेंगे ना? यस और नो? दो सिंपल एग्जांपल और देते हैं। गधे से बात करते हैं। गधा सबको मालूम है ना, डोंकी, राइट राइट, सबको मालूम है डोंकी। तो गधा, एक गधे को आप अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगातार दौड़ने की ट्रेनिंग दो, राइट। उसके लिए बेस्ट ऑफ द डाइट, बेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, बेस्ट ऑफ द जॉकी, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, सब कुछ आपने उसके लिए ऑर्गेनाइज किया। 6 महीने तक उसके ऊपर खून पसीना एक कर दिया और उस गधे को दौड़ने की जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। और 6 महीने बाद उस गधे को एक घोड़े के साथ रेस कराई गई। आपको लगता है कि वो गधा कभी घोड़े से रेस में जीत पाएगा? यस और नो? नो, नहीं जीत पाएगा ना, नहीं जीत पाएगा। ट्रेनिंग के बावजूद, डाइट के बावजूद, एक्सरसाइज के बावजूद, बेस्ट ऑफ द जॉकी के बावजूद, उसके बावजूद भी वो गधा कभी भी घोड़े से रेस में नहीं जीत पाएगा। अब घोड़े की बात करते हैं। एक घोड़े को आपने ले लिया जो कि दौड़ने के लिए ही बना है और उसको जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। 6 महीने उसके ऊपर खूब इन्वेस्टमेंट किया गया, अच्छा से अच्छा ट्रेनर बुलाया, अच्छे से अच्छी डाइट, अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज, और 6 महीने उसको जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। जो कि दौड़ने के लिए ही बना है उसको भी जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। और 6 महीने बाद उस घोड़े को चीते के साथ रेस में खड़ा कर दिया। आपको लगता है चीता ये घोड़ा कभी चीते को रेस में हरा पाएगा? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि चीता इज सपोज्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट, राइट। और चीते को किसी ने दौड़ने की ट्रेनिंग दी है क्या? नहीं दी। चीते को किसी ने दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, बिना ट्रेनिंग के भी वो अव्वल है, राइट। और उधर गधे को रात दिन ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गया। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, ईगल। यूट्यूब आजकल सभी के पास है, दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं डेफिनेटली उनमें से नहीं हूं, लेकिन आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के जब आप वीडियोस देखोगे तो वो अक्सर इस पक्षी का एग्जांपल देते हैं, ईगल बनो। क्यों ईगल? क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है, आजकल बारिश का मौसम वैसे भी चल रहा है, जब बारिश होती है ना तो सारे के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और उस भरी बरसात में ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो एक ऊंची उड़ान भरता है और वो उड़ान बादलों के ऊपर तक उसकी जाती है। तो नीचे बादल बारिश का अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और उस बादलों के ऊपर ईगल आराम से मस्त यू नो उड़ रहा है। तो बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आपको बोलेंगे ईगल बनो, ईगल बनो, ईगल बनो। इन बेवकूफों को यह समझाने की जरूरत है कि ईगल बना नहीं जाता, ईगल जन्म लेता है। कबूतर भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, तोता भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, एक चिड़िया भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहती है। वो भी चाहते हैं कि बरसात में हमें यूं अपने घोंसले में न घुसना पड़े, हम भी बादलों के ऊपर उड़ान भर लें। लेकिन क्या वो बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं? नो। तो ईगल को किसी ने उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी बादलों के ऊपर उड़ान भर रहा है। क्यों? क्योंकि बादलों के ऊपर उड़ना उसकी इनबॉर्न क्वालिटी है, ये उसका नेचुरल टैलेंट है। चीते को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, फिर भी वो सबसे तेज दौड़ता है क्योंकि ये उसका इनबॉर्न टैलेंट है। तो उसी तरह से, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए द महान साइंटिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा एवरीवन इज अ जीनियस। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका बच्चा जीनियस है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है। माई डॉटर इज अ जीनियस। हालांकि वो मैथ्स में 30 में से 10 ही नंबर लेकर आती है, आई वुड स्टिल से शी इज अ जीनियस, क्योंकि वो जीनियस किसी और फील्ड में है। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला एवरीवन इज अ जीनियस, एवरीवन इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री,
it will live its whole life believing that it is stupid. आप एक मछली की काबिलियत इस बात से नहीं नाप सकते कि वो पेड़ पर चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी. करेक्ट? आप मछली की काबिलियत, अगर मछली की काबिलियत देखनी है तो पानी में देखो ना, और अगर पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत देखनी है तो बंदर की देखो. क्योंकि अगर सारे पक्षियों को, सारे जानवरों को अगर एक ही टेस्ट करा दिया जाए कि भाई आप सबको पेड़ पे चढ़ना है, तो मछली तो बेचारी डिप्रेशन में चली जाएगी, वो तो आत्महत्या कर लेगी, और बंदर एकदम खुशी से नाचेगा कि भाई टॉप में ही करूंगा, क्योंकि उसको तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आते हैं. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, एवरीवन इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, मैं आपको सभी सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूं कि आपका बच्चा 100% जीनियस है. राइट? आपका बच्चा किसी ना किसी फील्ड का चीता है, आपका बच्चा किसी ना किसी फील्ड का ईगल है, आपका बच्चा किसी ना किसी फील्ड का सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर है. प्रॉब्लम यह है कि आपको नहीं पता कि वो किस फील्ड का चीता है, आपको नहीं पता कि वो किस फील्ड में सचिन तेंदुलकर बन सकता है, आपको नहीं पता कि वो किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है. अरे बच्चे का छोड़ो, हमें खुद का ही नहीं पता आज तक. करेक्ट? हमें खुद का ही नहीं पता कि हम किस फील्ड के चीता हैं. आप में से कितने लोग 10 साल से अपनी जॉब कर रहे होंगे, कोई 15 साल से कर रहा होगा, कोई 20 साल से कर रहा होगा, और आज भी 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप सचमुच खुश हो गया, है ना? राइट? बहुत सारे लोगों की दिलो दिमाग से आवाज आएगी कि नहीं यार, मैं लाइफ में वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि शायद पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली किस फील्ड के चीता हैं. राइट? और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारे ये साइंटिफिक असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस. अब ध्यान से सुनिएगा. अभी तक मैंने आप लोगों के सामने प्रॉब्लम शेयर करी है, अब मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं. लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली. आइरिस एनालिसिस. आइरिस क्या होता है? हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट, ठीक है, उसको आइरिस बोलते हैं. हमारी आंखों का जो भी रंग है, जैसे कुछ लोगों की आंखें, कितने लोगों की आंखें ब्लैक कलर की हैं? हाथ खड़े करना. ब्लैक कलर वाली आंखें, वेरी गुड. ये सब लोग इंस्पायर्ड हैं. हाँ, ये काली काली आंखें तुरुरु, है ना? चलो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लैक कलर की आईज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ब्लैक कलर की आईज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. ब्लैक कलर जैसी आंखें कोई चीज होती ही नहीं है. तो जिन आंखों के कलर को आप ब्लैक बोल रहे हो वो एक्चुअली डार्क ब्राउन है, और जिन आंखों के कलर को आप ब्राउन बोलते हो वो एक्चुअली हेजल है. तो आंखें ब्लैक कलर की होती ही नहीं है. ठीक है? तो सिर्फ 6 कलर होते हैं आंखों के. खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वापस आते हैं. तो बात करते हैं आइरिस की. आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है. आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, और आपको पता है कि हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट है वो एक सर्कल की शेप में, राइट? और सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एक सर्कल वृत्त 360 डिग्री का एंगल बनाता है. तो कुछ इस तरह से हमारी आइरिस है, ये सर्कल के शेप में. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आइरिस में करीब 24 जोन्स होते हैं. 24 जोन्स, और हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है. और हमारी आइरिस में जो सबसे बड़ा जोन होता है, जो कि है ये 11, 11 और 1 के बीच में. ठीक है? हमारी आइरिस का ये 11 और 1, तो आप इसको एक सर्कुलर वॉल क्लॉक की तरह वॉल क्लॉक से कंपेयर कर सकते हैं. मान लीजिए आपके सामने एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है, और उस सर्कुलर वॉल क्लॉक में 11:05 हो रहे हैं. अच्छा चलो मैथ्स का टेस्ट है. जब घड़ी में 11:05 होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हेलो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? जब घड़ी में 11:05 हो रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? है ना? आपका मेरे जैसा हाल है, मैथ्स कमजोर है. हाँ, एनीवेज आंसर इज 60 डिग्री. तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा घड़ी में, जब घड़ी में दोनों सुइयां, एक सुई 11 पे होगी और दूसरी सुई 1 पर होगी. और हमारी आइरिस का ये जो जोन है 11:05 वाला, ये वाला, ये जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. आप ये देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है ब्रेन, और ब्रेन में हमारे 4 इंपॉर्टेंट लोब होते हैं. 4 लेफ्ट में, 4 राइट में. तो टोटल 8 लोब्स होते हैं. और जो हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा लोब है, फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसको वर्चुअली एक्चुअली 2 पार्ट्स में बांटा गया है. जिसको फ्रंट वाला सेक्शन है उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल लोब, और जो बाद वाला सेक्शन है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब. तो वर्चुअली 10 लोब है, पर वैसे 8 लोब हैं. और ये 8 लोब्स के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे. फ्रंटल लोब,
पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये 4 लोब हमारे लेफ्ट ब्रेन में हैं और 4 लोब हमारे राइट ब्रेन में हैं। तो टोटल कुल मिला के 8 लोब हो गए हमारे ब्रेन के अंदर, करेक्ट। और आइरिस का ये वाला जो जोन है ये हमारी आइरिस को, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है आइरिस। अब होता क्या है आइरिस एनालिसिस में एआई की मदद से आपकी आइरिस को स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद आपके ब्रेन का, आपकी आइरिस का ये वाला जो सेक्शन है इसको एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट करीब 61 पेजेस की होती है और वो रिपोर्ट आपके ब्रेन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताती है। और वो आपको बताती है कि आप किस फील्ड के चीता बन सकते हो, वो आपको बताती है कि आप किस फील्ड में ईगल हो, वो आपको बताती है कि आप किस फील्ड के सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर बन सकते हो, राइट। लेट मी जस्ट टेल यू प्रोसेस। अब मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, राइट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब बात करते हैं प्रोसेस की। अगर आप में से किसी को ये एनालिसिस कराना है फॉर एग्जांपल, राइट, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। 7 स्टेप प्रोसेस 3 मिनट से भी कम समय लगता है। 7 स्टेप प्रोसेस लेस देन 3 मिनट्स। क्या बोलता है ये? सबसे पहले गो टू अवर वेब पेज, चूज योर कंट्री एंड एंटर योर मोबाइल नंबर। स्टेप 2 में जब आप ये करेंगे, our automated and AI enabled technology will scan your iris automatically in less than 5 seconds। तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का या लैपटॉप का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और उसके पीछे AI की टेक्नोलॉजी काम करती है और वो आपकी आइरिस को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके पास सामने एक नया विंडो आएगा जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे, अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप रिपोर्ट की लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिपोर्ट आती है, 9 + 9 + 1। तो इसका क्या मतलब है? 9 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़ ये सारी भाषाएं हैं और 9 फॉरेन लैंग्वेज हैं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, दुनिया भर की 9 इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपको करीब 2 से 3 मिनट वेट करना होता है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के वेट के बाद आपकी ऑटोमेटिकली आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में और उसकी एक कॉपी आपके मेल आईडी पे चली जाएगी और उसके बाद आपके सामने एक आइरिस एनालिस्ट और काउंसलर्स की करीब 52 मेंबर्स की एक कम्युनिटी आएगी। उस कम्युनिटी में हमारे पास आज की डेट में 52 काउंसलर्स हैं। आप किसी के भी साथ अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मात्र 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है और इसको करने के लिए आपको ना किसी ऑफिस में विजिट करना है, ना किसी सेंटर पे जाना है, ना आपको कोई टेक्निकल डिवाइस चाहिए, ना कोई गैजेट, कुछ नहीं। आराम से अपने घर में सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे आप ये काम मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ एआई टुडे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर इससे फायदा क्या होगा, इस एनालिसिस से, राइट। इस एनालिसिस से फायदा क्या होगा? मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो दिया था, पर मैं आपको इसके कुछ डिटेल बेनिफिट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं। चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली 10 लोब्स हैं। लेफ्ट ब्रेन में 10 लोब्स, लेफ्ट ब्रेन में 5 लोब्स हैं और राइट ब्रेन में भी 5 लोब्स हैं, तो टोटल 10 लोब्स हैं। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब आप इस दुनिया में पैदा होते हैं, आप सभी के हाथ में गूगल है, आप गूगल पे क्वेश्चन सर्च करना, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जन्म के समय बच्चे के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। आंसर आएगा उसका 100 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। इतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? ये न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे जो ये 10 लोब है इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनमें डिवाइडेड होते हैं, राइट। अब जिस लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं उससे होने वाले काम आप सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि वो जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उनका इन 10 ब्रेन लोब के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो ये तो मैंने बता दिया कि जन्म के वक्त 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और जन्म के वक्त आपको ना लैंग्वेज आती थी, ना मैथ्स आता था, ना साइंस आता था, ना म्यूजिक आता था, कुछ नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, खड़ा होना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। आज जब आपको सब कुछ आता है,
आपको मैथ्स भी आता है, साइंस भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, खेलना कूदना भी आता है, चलना फिरना दौड़ना भी आता है। आज आप एक ग्रोन अप एडल्ट हैं, आपको दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। आज आपको क्या लगता है कि आपके ब्रेन में आज की तारीख में कितने न्यूरॉन्स होंगे? 100 बिलियन से ज़्यादा या 100 बिलियन से कम? कोई आइडिया देना चाहेगा कुछ भी? अच्छा, क्या लगता है? ज़्यादा वाले हाथ खड़ा करो। जितने लोगों को लगता है कि भाई पहले 100 थे जन्म के वक्त, अब तो हम जीनियस हो गए हैं, तो अब तो हमें हमारे ब्रेन में ज़्यादा होंगे। अच्छा, ज़्यादा वाला कोई नहीं। अच्छा, कम वाले हाथ खड़ा कर दो। अच्छा, कम वाले। तो यस, आंसर इज राइट। आप सब लोगों का आंसर सही है। आज की डेट में एक ग्रोन अप एडल्ट के ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 86। अब देखो ईश्वर का करिश्मा देखो, ईश्वर ने हमें बनाया 100%। जब हम जन्मे थे तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे। डैमेज किसने किया? हमने खुद ने। आज सिर्फ 86 रह गए हैं, राइट? कुछ लोगों के तो उससे भी कम है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आपके ब्रेन के जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो आपके 10 ब्रेन लोब्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद ये आपको बताएगा आपके ब्रेन की इनबॉर्न क्वालिटी, वो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो लाइफ में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताएगा आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर। ओहो, ये एक इशू है भाई, ये एक इशू है आज की डेट में। अभी तो आप सब लोगों के बहुत छोटे पेरेंट्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर जब ये बच्चे टीनेज में जाएंगे ना, 12, 13, 14, 15 साल के, तब आप देखना। क्योंकि मैं खुद एक टीनेजर बेटी का बाप हूँ, तो मेरे साथ तो कोई इशू नहीं है उसकी पर्सनैलिटी को समझने में, पर उसकी मदर की और उसकी रोज ऐसे एकदम टसल रहती है। आज भी मैं सेटलमेंट करा के आया हूँ, ठीक है। चलो, तो बच्चों को शिकायत होती है कि माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी, और पेरेंट्स को भी शिकायत होती है दैट माई चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड मी। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है, स्पेशली आजकल जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, तो दादा दादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चाचा ताऊ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी कजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज की डेट में ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज एक्चुअली बिकमिंग एन इशू। तो यदि आप अपने बच्चे का एनालिसिस कराती है तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि अगर आपका बच्चा इमोशनल है तो क्यों है, आपका बच्चा एंग्री यंग मैन है तो क्यों है, आपका बच्चा सेंसिटिव है तो क्यों है, आपका बच्चा बहुत क्रिटिकल है तो क्यों है, और आप उसे उसी तरीके से डील कर पाएंगे, उसी तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताएगा आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसका बेस्ट लर्निंग स्टाइल क्या है। 3 अलग अलग तरीकों से हमारा ब्रेन चीज़ों को सीखता है। एक होता है विजुअल लर्नर, विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, विजुअल। दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर, यानी कि वो लोग जो चीज़ों को सुन के सीखते हैं। और तीसरा होता है कैनेस्थेटिक लर्नर, कैनेस्थेटिक यानी कि वो बच्चे जो कुछ एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारा ब्रेन 3 अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे का ब्रेन एक्चुअली किस तरीके से प्रोग्राम्ड है। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आपके बच्चे का ब्रेन एक्चुअली चीज़ों को किस तरीके से सीखता है, ताकि आप उसे उसी तरीके से पढ़ा सकें, आप उसे उसी तरीके से पढ़ा सकें और बच्चा कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर सके। तो ये आपको बताएगा लर्निंग स्टाइल ऑफ योर चाइल्ड्स ब्रेन। ये आपको बताएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्योंकि जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो आपको पता चलेगा। अब आपका बच्चा बोलेगा पापा मेरे को स्विमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है यार, स्विमिंग में डाल दो, ठीक है जी जाओ बेटा आप स्विमिंग में चले जाओ। बच्चा 3 महीने स्विमिंग जाता है, 3 महीने के बाद कहता है यार स्विमिंग में मज़ा नहीं आ रहा, आप एक काम करो मेरे को म्यूजिक में डाल दो। आप कहते हो जा बेटा तू जरूर बड़ा होकर जाकिर हुसैन बनेगा। तो आपने उसको म्यूजिक में डाल दिया। 3 महीने वो म्यूजिक में जाता है, क्लास डिसकंटिन्यू करता है, फिर तो वो कहता है नहीं मेरे को चेस खेलना है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप उसे 2-3 साल के अंदर 4-5 अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भेजते हो, वो हर जगह 2 महीने 3 महीने 4 महीने जाता है, उसके बाद ड्रॉप कर देता है, और उसके बाद ऑब्वियसली इस प्रोसेस में वो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं सीख पाता। आपको बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। आइरिस एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप उसे उसमें भेजें तो वो डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा, आउट परफॉर्म भी करेगा, क्विट नहीं करेगा, और आपका पैसा और एफर्ट दोनों फ्रूटफुल होंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन 10th के बाद बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ क्या लेना है मेरे को। और ज़्यादातर बच्चे
इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले लेते हैं। मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले ली तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, मेरे पापा इंजीनियर है वो बोल रहे हैं साइंस ले ले तो मैं भी ले लेता हूँ। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों की लाइफ में होता है हमेशा, और जनरली बच्चों को कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिल पाता है। तो ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि 10th के बाद आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से आपको उसे साइंस स्ट्रीम में डालना चाहिए, कॉमर्स में डालना चाहिए या ह्यूमैनिटीज में डालना चाहिए। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में ये आपकी हेल्प करता है। उसके बाद डेफिनेटली करियर सिलेक्शन में, राइट, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है उसको, मेडिकल में जाना है, और आजकल तो इतने सारे नए नए फील्ड्स आ रहे हैं जो आम पेरेंट्स को पता भी नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है साउंड इंजीनियरिंग जैसी एक इंजीनियरिंग भी होती है, साउंड इंजीनियरिंग, है ना, साउंड में इंजीनियरिंग करना। मतलब जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो जनरली हमारे माइंड में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, लेकिन मैं आपको बता दूं देयर इज समथिंग कॉल्ड साउंड इंजीनियरिंग। यानी अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना तो आप साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, साउंड इंजीनियर। और इंडिया में साउंड इंजीनियरिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट बहुत कम है, कुछ एक 2-3 इंस्टीट्यूट साउथ में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ से आप साउंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और आप म्यूजिक भी आपकी लाइफ हो गई और साथ साथ आपने इंजीनियरिंग भी म्यूजिक में ही कर ली, तो यू कैन बिकम साउंड इंजीनियर। तो ऐसे बहुत सारे करियर हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ऐसे भी कोई करियर होते हैं। अब आज की डेट में एआई इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर, आपको पता ही नहीं है कि एआई में क्या क्या करियर बनाए जा सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा क्लियरली कि वो कौन कौन से करियर स्ट्रीम्स हैं जो आपके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। उसके अलावा ये बताएगा एकेडमिक वर्सेस स्पोर्ट्स वर्सेस म्यूजिक एंड आर्ट्स, एकेडमिक में डालना है, स्पोर्ट्स में डालना है, म्यूजिक में डालना है, आर्ट्स में डालना है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियरली पता चलेंगी एंड यू विल बी एबल टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड। नो योर क्वेश्चंस, इससे आपको 4 क्वेश्चंस पता चलेंगे। यहाँ पे मैं करीब 4 मिनट का समय लूंगा। सबसे पहले ये आपको बताएगा आपके बच्चे का IQ क्या है। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, पता ही होगा सब लोगों को। तो ये आपके बच्चे का IQ बताएगा। उसके बाद ये आपको बताएगा EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, ये आपको बताएगा कि आपका बच्चा इमोशनली कितना स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताएगा CQ मतलब क्रिएटिव क्वेश्चन, कि आपका बच्चा कितना क्रिएटिव है, चीज़ों को कितना अलग तरीके से देखता है या समझता है। और लास्ट में आपको बताएगा AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में आपका बच्चा किस तरह से डिसीजन लेगा, कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो गिव अप तो नहीं कर देगा। और अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि बच्चे का एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो हम उसे एक इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, हम उसको मजबूत कर सकते हैं, हम उसको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि माय डियर चाइल्ड डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। तो ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के 4 क्वेश्चन। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे का IQ तेज है ना तो भाई बहुत बढ़िया बात है, वो तो जीनियस है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, जितने भी लोगों का IQ बहुत तेज है ना इस दुनिया में, उन्होंने बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं इस दुनिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा IQ अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो आप बहुत अच्छा क्या करोगे, IIT कर लोगे, IIM कर लोगे, IIT IIM करके भी आप कहीं ना कहीं नौकरी करोगे। ठीक है, what is very important today in this world is EQ, इमोशनल क्वेश्चन। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप, बिलीव मी यू, आप एक्चुअली दुनिया जीत सकते हैं, राइट। तो इमोशनल क्वेश्चन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। और ऐसे कहते हैं कि अगर आपका IQ हाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बिकम अ मिलियनर। अगर आपका IQ हाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बिकम अ मिलियनर। और अगर आपका EQ हाई है, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल हायर मिलियनर। ठीक है, तो बी रेडी। तो बच्चे के मैथ्स में कम मार्क्स आ गए, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, ऐसा देख के सोच के टेंशन लेना नहीं। कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ अपना बच्चा लाइफ में जरूर कुछ तोड़ू फोड़ू करेगा। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर मेरे घर में तो पैदा नहीं हो सकता, वो तो पड़ोसी के घर में ही हो सकता है। दूसरे के बच्चे पे पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने पे बिल्कुल नहीं। तो पहले तो ये साइकोलॉजी चेंज करनी है ना। तो ये आपको बताएगा आपके बच्चे के 4 क्वेश्चंस। उसके बाद बताएगा कॉर्पोरेट एबिलिटी। तो ये कॉर्पोरेट एबिलिटी बेसिकली जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, कोई जॉब करते हैं, तो ये आपको बताएगा आपके ब्रेन के हिसाब से आपके लिए कॉर्पोरेट एबिलिटीज़ कौन कौन सी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप सेल्स के लिए बने हो, आप मार्केटिंग के लिए बने हो, आप ऑपरेशन के लिए बने हो, HR के लिए बने हो, कंप्लाइंस के लिए बने हो, या किस चीज़ के लिए बने हो। तो आपका ब्रेन जिस चीज़ के लिए स्ट्रक्चर्ड है, अगर आप उसमें काम करेंगे भाई झंडे गाड़ दोगे। ठीक है, रेमेडीज, उसके अलावा ये रेमेडीज भी आपको बताएगा।
तो इट्स नॉट दैट इट विल ओनली डिस्क्लोज द प्रॉब्लम्स बट इट विल ऑल्सो गिव द सोल्यूशन। तो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जिसे फिक्स करना जरूरी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए आपको रेमेडीज भी बताएगा। तो आपको रेमेडीज भी पता चलेंगी कि बच्चे का ये एरिया जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और ये कंसर्न एरिया भी है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, आपको वो इंफॉर्मेशन भी इस एनालिसिस में पता चलेंगी। उसके अलावा उसके अलावा ये आपको बताएगा, उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। आप में से कई लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं तो उनको ये बात पहले से पता होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज नंबर, टोटल वो 65 पेजेस की पॉलिसी है, उसका पेज नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 1 मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पैराग्राफ नंबर 3 पेज नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा क्या कहती है गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग, फोस्टरिंग होता है नर्चर करना, ग्रो करना, राइट। सो रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये बोल रही है कि हर स्टूडेंट की यूनिक एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो और उसको फोस्टर करो, उसको नर्चर करो। परंतु करना कैसे है, इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास भी नहीं है। आइरिस एनालिसिस इज द सॉल्यूशन टू दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। तो आइरिस एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके बच्चे की यूनिक एबिलिटी क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको फोस्टर करो और फिर देखो कि किस तरह से आपका बच्चा लाइफ में 4 चांद लगाता है, राइट। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि भाई ठीक है, आइरिस को स्कैन करके ब्रेन की एक रिपोर्ट निकल के आती है। आइरिस और ब्रेन का क्या कनेक्शन है वो भी मैंने बता दिया। हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये आपको पता ही होगा। आपने कभी 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा एनाटॉमी ऑफ आई। एनाटॉमी ऑफ आई करके एक चैप्टर है 9th और 10th क्लास में, तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हमारी आईज हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और जो नर्व हमारी आंखों को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। 2 आईज हैं और 2 ही ऑप्टिकल नर्व होती है। राइट आई हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट आई हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो आगे जाके ये दोनों नर्व ऐसे क्रॉस हो जाती हैं आपस में। तो हमारी 2 आंखें हमारी 2 ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। आइरिस का जो जोन है 11:05 वाला वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 100% साइंटिफिक असेसमेंट है ये। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। हाउ एक्यूरेट इज इट, कितना एक्यूरेट है। उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। उस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, क्योंकि आइरिस एनालिसिस सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे अलावा एक और बहुत बड़ी कंपनी है जो आइरिस एनालिसिस के फील्ड में काम करती है और उस कंपनी का नाम है गूगल। उस कंपनी का नाम है गूगल। अब मैं आपके सामने एक वीडियो चलाने वाला हूं और उस वीडियो में आप देखेंगे मिस्टर सुंदर पिच्चई। मिस्टर सुंदर पिच्चई जो कि गूगल के CEO हैं, राइट, गूगल के CEO हैं। ही इज एन IT पास आउट, आई थिंक फ्रॉम, राइट, ही इज द CEO ऑफ गूगल, IT पास आउट। तो गूगल भी आइरिस एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा है। आपको उनकी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, प्लीज हैव अ लुक एट इट। To bring the benefits of AI to everyone. But उसके बाद है ना एक वीडियो, एक फोल्डर बनाया मैंने NJPS के नाम से, नवज्योति पब्लिक स्कूल। उसमें एक वीडियो बनी है टेस्टिमोनियल के नाम से। उसके बाद वो रन करेंगे जब मैं आपको बताऊं। Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced a Watercon diabetic retinopathy. It's the leading cause of blindness. And we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for. But our AI systems offer more insights. Your same eye scan turns out holds information with which
we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offer newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical results. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. तो देखा आपने मिस्टर सुंदर पिच्चई, CEO ऑफ गूगल, वो खुद आइरिस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आइरिस को स्कैन करके मेडिकल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया जा रहा है. क्योंकि अगर आपको वो ब्रेन जोन याद हो, जिसमें मैंने ब्रेन जोन में सारे जोन्स की बात करी थी, तो उस ब्रेन जोन में आपने देखा था कि बाकी का जो जोन है आइरिस का, लेट मी टेक यू बैक टू द सेम स्लाइड. सी दिस, ये वाला इस स्लाइड पे जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें 11 और 1 के बीच का जो सेक्शन है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं वो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक लिखा हुआ है, नेक के नीचे लंग लिखा हुआ है, ठीक है, चेस्ट है, उसमें अलग अलग ये हार्ट वाला सेक्शन है, ये लंग वाला सेक्शन है, राइट, और बहुत सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारी, किडनी वाला सेक्शन है, यूट्रस वाला सेक्शन है, ब्लैडर वाला सेक्शन है, ठीक है, बहुत बैक मसल्स हो गया, बहुत मतलब बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स इसमें कवर होते हैं, ठीक है. तो आइरिस एनालिसिस इज बीइंग यूज्ड बाय गूगल आल्सो फॉर हेल्थ पर्पस. अब होगा क्या, किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो 48 आवर्स पहले ही एआई ये बता देगा कि फला फला पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है अगले 48 आवर्स में. सोचिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है हेल्थ इंडस्ट्री में, करेक्ट. और ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आइरिस एनालिसिस एंड एआई टेक्नोलॉजी. तो अब हो क्या रहा है, ये वाला सेक्शन हमने ले लिया 11 और 1 वाला, और बाकी वाला सेक्शन हमने गूगल के लिए छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप लोग इसमें काम कर लो, हम लोग ब्रेन की फील्ड में काम कर लेते हैं. तो गूगल इज नॉट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्रेन एंड वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. तो हम दोनों एक ही रॉ मटेरियल एक ही है आइरिस, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं. मतलब एक ही मैदा है, उससे कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, उससे कोई बर्गर बना रहा है. तो हमने गूगल को बोला ठीक है आप डोमिनोज बना लो, हम मैकडी बना लेंगे, ठीक है. तो इसी तरह से प्रोडक्ट सेम है, इनपुट सेम है, बट गूगल इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्रेन. राइट. अब एक छोटा सा वीडियो आपके माइंड में, मैं एक्यूरेसी को लेके एक छोटा सा वीडियो में और प्ले करूंगा विच इज हार्डली फॉर 3 to 4 मिनट्स. आप ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा. ये वीडियो बेसिकली उन लोगों का है, क्योंकि देखिए आपका बच्चा भी छोटा है. फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 5 साल का है, और अगर मैं आपको कोई एक एनालिसिस करके बताऊं कि आपके बच्चे का ये है, ऑब्वियसली आप कैसे, आपको पता कैसे चलेगा एक्यूरेट है, क्योंकि बच्चा तो भी बहुत छोटा है ना. तो बच्चे को छोड़ो, हमने बहुत सारे एडल्ट्स के ऊपर ये एनालिसिस किया है, और एडल्ट्स किस तरह से फीडबैक देते हैं, क्या वो एक्यूरेसी बताते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ 5 मिनट का एक वीडियो शेयर करूँ. अभी तक जो बोला है उसमें भी आपको फीडबैक नहीं 100% कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है बात. अभी 100% मेरे को खुश करने के लिए मत नहीं सर, बिल्कुल नहीं. मैं मतलब क्योंकि देखो मेरी एक ऑडियंस है सर, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कोई एक फेक कमिटमेंट करूं. तो जितना भी सर ने बताया वो 100 में से मैं 100 दूंगा. एक पेज है इसका, पेज नंबर 21, ये स्पेशली आपको बोला है. ठीक है सर. ई परफॉर्मेंस से दिखा रहा है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स. आप देख सकते हो एकेडमिक्स में आपको जो स्कोर मिला है वो 60 मिला है, स्पोर्ट्स में जाना है. यस. मुझे अब मुझे तो नहीं पता मुकेश भाई कि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो ना. मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, राइट. मैंने सिर्फ आपकी आईज को स्कैन किया और आपके सामने सर प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है. उसके बाद आप एक और ये वीडियो देखिए. इस YouTube चैनल का नाम है राहुल शर्मा ब्लॉग और इसके यूट्यूबर का नाम है राहुल शर्मा.
नहीं, हाँ. like to listen music. You like to listen music? The report is saying that you have strong emotions for the music. अभी recently मैंने Bluetooth mics भी order किए हैं singing के लिए. अच्छा. नया stock. Very nice, brilliant. दूसरा नंबर लोग आपका राइट पेरिटल लोब 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स है. क्या कहता है ये भी स्ट्रेंथ है ये. क्या कह रहा है ये कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज. यानी कि भाई साहब आपको मेंटल थकान हो सकती है पर आपको फिजिकल थकान नहीं होती है. ठीक है. यू हैव अ स्ट्रांग स्टेमिना. आपको अभी भी आपको अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना है 5 घंटे, आप अभी भी जा सकते हो अगर, है ना. तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल मेमोरी, मसल स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रांग है. हाँ, मैं दिमाग से कम थकता हूँ. है ना. तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है. ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत जबरदस्त है. आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, हाथों की पोजीशन, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये जबरदस्त बहुत कातिलाना चीजें हैं आपके अंदर. ठीक है. राइट. तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटीज भी थी बाय इनबॉर्न. मुझे नहीं पता कि आपने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, पर एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते, अपने आप को एनकरेज करते तो कुछ ना कुछ झंडे वहां जरूर लगा. मैं हॉकी खेलता हूँ. शाबाश. वो किस्सा ये था कि मेरे फ्रेंड का हाथ टूट गया और वो यंग एज होता है ना, दोस्ती सब कुछ. हाँ. तो उसने बोला भाई तेरा भाई नहीं खेलेगा तू खेलेगा. तो मैंने वो हॉकी का मैच छोड़ दिया. रीजनल लेवल तक खेला मैंने. वाह, ब्रिलियंट. तो रिपोर्ट सामने ये सर स्पोर्ट्स एबिलिटीज आपकी दिखा रहा है स्ट्रांग. ये बिल्कुल ठीक है. तो ये है आपकी रिपोर्ट का ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का. डिटेल में तो मेरे को 1 घंटा चाहिए जब मैं एक पेज के बारे में बात करूंगा, राइट. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट और क्या-क्या बोलती है. पर अभी तक जो बताया उसके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है सर. मैच कर रहा है, रेकमेंड करोगे किसी को? चलो, थैंक यू वेरी मच. इसके बाद आप एक और वीडियो देखिए. यहाँ पे यूट्यूबर का नाम है अंशु जादव और उनका खुद का नाम भी है अंशु जादव. हमने ऑन कैमरा उनके बच्चे का आइरिस एनालिसिस किया था और सुनिए क्या कहती है अंशु जादव आइरिस एनालिसिस की एक्यूरेसी के बारे में. अब मुझे बताइए, आप मदर हैं, आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, 13 साल का बच्चा है. आप मुझे बताइए इसमें से आप कितनी बातों से कन्विंस हैं? सर आपने जो बताई है उसमें 100 to 100 जो बातें इसमें निकली हैं सर राइट. थैंक यू. सर ये चीज मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैमरा सामने है कि जो चीजें इसमें बताई है कि कितना वीक है क्या है वो सारी चीजें बिल्कुल सही. कम बोलता है और बहुत सारी चीजें जो पढ़ने में कैसा है वो भी इसमें बिल्कुल राइट बताया है. और एक की लास्ट बात देखिए, ये है फ्रेंची की बताओ का यूट्यूब चैनल जिसके फाउंडर है श्री आशीष अग्रवाल. आशीष अग्रवाल जी की ऑन कैमरा हमने आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट की थी और ऑन कैमरा उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनका फीडबैक लिया. जानिए जरा आशीष अग्रवाल जी क्या कहते हैं आइरिस एनालिसिस के रिजल्ट के बारे में. एक और चीज बताओ सर, आपका प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग है. हाँ जी. लेकिन पब्लिक डीलिंग आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ नहीं है. आई एम सॉरी. हां राइट. आप पब्लिक डीलिंग मतलब ये वो सारी चीजें बता देगा क्या है क्या नहीं है. आप पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन में हो सर, दुनिया भर के लोगों से बातचीत करते हो, इवेंट करते हो, तो पब्लिक डीलिंग आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए. लेकिन ये आप पब्लिक डीलिंग के लिए बने नहीं. राइट. पब्लिक डीलिंग आप कर लेते हो क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हो. लेकिन आपका जो रिपोर्ट है वो कहता है कि आपका जो राइट प्रीफ्रंटल लोब है उसमें सिर्फ 9.35 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि पब्लिक डीलिंग. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पब्लिक डीलिंग लिखा हुआ है और स्कोर है 9.35 बिलियन. और 9.35 बिलियन का मतलब है कि आपका एवरेज एरिया है. ये वीक एरिया नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रांग एरिया भी है. ये आपका एवरेज एरिया है. तो अगर आपको मौका मिले तो आप अपने साथ अकेले में टाइम बिताना पसंद करोगे बजाय पब्लिक. ऐसा होता है सर. राइट. तो अपने आराम से होटल में रहता हूं. अगर टॉप कैपेबिलिटीज को पकड़ लिए जाए, मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे होते और मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठा होता और ये रिपोर्ट मेरे सामने होती तो मैं आपके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके या सीना तान कर रिक्वेस्ट करता कि मिस्टर अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल, आपका बच्चा तो इस दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्ट या बेस्ट, इसको आप आर्किटेक्ट में या इंटीरियर डिजाइनिंग में डालो. मजा आएगा. ये रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट हर बच्चे की होनी चाहिए और हर बच्चे को एक बार इसको करके देखना चाहिए कि वो पता लगा सके. अभी तक जो That's all. All right. So this was these were few testimonials, video testimonials. उन लोगों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने खुद ये एनालिसिस कराया, एक्सपीरियंस किया और उसके बाद हमें फीडबैक दिया. और यहाँ पे सारे टेस्टिमोनियल्स मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ग्रोन अप एडल्ट हैं, जो जानते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है. ठीक है. तो
मैं फिर भी, ये लोग बोल रहे हैं 100% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ 100% तो नहीं, क्योंकि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी ये इवॉल्व होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसके ऊपर वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द एक्यूरेसी पार्ट ऑफ इट। लेकिन इंप्रूवमेंट, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को कंसीडर करने के बावजूद भी ये एनालिसिस आज की डेट में कम से कम 90% एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर करता है, 90% एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर करता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग, बच्चे के करियर से ज़्यादा कॉस्ट क्या होगी इस दुनिया में किसी भी चीज़ की, राइट। जैसे मैंने बोला, मेरी खुद की अपनी एक बच्ची है 15 साल की, 10th क्लास में पढ़ती है, वो DPS में। अब अगर मैं, अभी तो 10th में है, मैं एक्चुअली एक दिन हिसाब करने बैठा था कि कितना पैसा अभी तक इसकी एजुकेशन पे लगा दिया। अगर आप एक ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे ना, नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, नर्सरी से ग्रेजुएशन तक अगर आप एक कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे ऑन एन एवरेज कितना पैसा खर्च करना है, तो मैं आपको बता दूं, ये अमाउंट रफली 50 लाख रुपए आता है, 50 लाख रुपीज, राइट, 50 लाख रुपीज। कुछ एक केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा हायर स्टडीज़ का कोर्स चुन रहे हैं, कौन सा कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, और वो जो स्कूल का खर्चा है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कौन सा सिटी में है, कौन सा स्कूल है। बट मैं रफली आपको बता रहा हूँ, यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 50 लाख रुपीज ऑन योर चाइल्ड्स एजुकेशन अंटिल ही कंप्लीट्स हिज ग्रेजुएशन। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा 50 लाख रुपया पानी में जा सकता है अगर इसको एक सही दिशा ना दी जाए तो। करेक्ट। और इसे एक सही दिशा देने के लिए आपको संपर्क करना है कमलेश शर्मा जी से, ठीक है। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई टॉर्चर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो कमलेश जी जो कि जो कि नवज्योति स्कूल की प्रिंसिपल, फाउंडर एंड चेयरपर्सन है, आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का एनालिसिस कराना चाहते हैं, एक काउंसलिंग, एक कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद कमलेश मैम, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दैट। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये 2-4 लाइनें बोलना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी क्या जरूरत है, पर मैं आपको बता दूं, याद रखना कुमार वाला किस्सा, कच्ची मिट्टी है अभी, मनचाही शेप दे सकते हो, एक बार मिट्टी पक गई ना तो शेप चेंज नहीं कर सकते, राइट। याद रखना, घर से जब आप एक 100 रुपये का पौधा खरीद के लेकर आते हैं ना, और जो पौधा धीरे धीरे ग्रो करता है और जब वो टेढ़ा जाने लगता है कहीं, तो आप क्या करते हैं, उसके सारे एक डंडी खड़ी कर देते हैं और उसको बांध देते हैं ताकि वो टेढ़ा ना जाए, सीधा होना शुरू हो जाए, और वो कुछ समय के बाद सीधा हो भी जाता है। एक 100 रुपये के पौधे के लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करते हैं, तो क्या अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे? कल निकल जाएगा वक्त हाथ से रेत की तरह, कल के बारे में मत सोचना, कल निकल जाएगा वक्त हाथ से रेत की तरह। आज अपने भीतर के हुनर को पहचान ले तू।